राष्ट्रीय सौर ऊर्जा अभियान, ठीक है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा अभियान हो गया, ठीक है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए 30 जून 2008 को राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें 12 योजनाएं सम्मिलित थी, जिसमें राष्ट्रीय सौर ऊर्जा अभियान का महत्वपूर्ण स्थान है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कुल ऊर्जा योग में सौर ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाना है। ऊर्जा उत्पादन एवं संभोग में सौर ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाने के लिए 4 नई पहलों को शामिल किया गया है, और जो निम्नलिखित है। ऊर्जा का अत्यधिक प्रयोग करने वाले उद्योग के लिए ऐसी प्रणाली बनाना ताकि कम खर्चीली ऊर्जा का कारोबार संभव हो सके। चिन्हित क्षेत्रों में कम खर्चीले ऊर्जा संयंत्र को लगाना, ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए वित्तीय संसाधन को विकसित करना, भावी ऊर्जा बचत के लिए सभी क्षेत्रों में ऊर्जा की मांग संबंधी प्रबंधन कार्यक्रम को लागू करना। जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वैश्विक तापमान से निपटने के लिए भारत के उत्कृष्ट प्रयास के रूप में 11 जनवरी 2010 को जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन की शुरुआत की थी। 90,000 करोड़ लागत से 2022 तक 20,000 मेगावाट बिजली ऊर्जा को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, और इस योजना को पूरा कर लिया गया है। काम में पूरा हुआ है। तो 2030 तक देश की कुल ऊर्जा की जरूरतों को 30% तक बढ़ाया जा सकेगा। विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजनाओं में से एक इस परियोजना में कुल 19 अरब डॉलर की लागत आने का अनुमान था। भारत विकसित देशों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग और उससे जुड़ी जलवायु परिवर्तन की समस्या के प्रति अधिक गंभीर है। अक्षय ऊर्जा उपकरण। केंद्र सरकार ने अक्षय ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए देश भर के महत्वपूर्ण स्थानों और इमारतों पर अक्षय ऊर्जा उपकरण लगाने का फैसला किया है। अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार सौर ऊर्जा हीटर, सौर जल हीटर और लैंप जैसे अक्षय ऊर्जा उपकरण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और इमारतों पर लगाए जाएंगे, ताकि लोगों को स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग की जानकारी मिल सकेगी। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, राज्य भवन, विश्व विरासत स्थल और विधानसभाओं और राष्ट्रीय पार्कों और पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर अक्षय ऊर्जा उपकरण लगाए जाएंगे। प्रथम सौर ऊर्जा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। कोलकाता के न्यू टाउन में भारत का पहला सौर ऊर्जा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रत्येक मकान स्वयं के उपयोग के लिए विद्युत उत्पादन करता है और अधिशेष पावर ग्रिड में जाता है, तथा इससे अधिक जरूरत पड़ने पर वह पावर ग्रिड से बिजली ले सकता है, और वह परिसर भारत में एक अनोखा मॉडल है। सोलर पॉन्ड एक बृहद ऊर्जा संग्राहक है, जिसके साथ समन्वित ताप संग्रहित होता है। सोलर पॉन्ड में पानी के नमक मिलाकर उसका घनत्व बढ़ाया जाता है। इस प्रकार सौर ऊर्जा पानी के कई सतहों पर संग्रहित हो जाता है तथा तापमान 85 डिग्री तक पहुंच जाता है। भारत का पहला सोलर पॉन्ड गुजरात के कच्छ में बनाया गया है। इसे भुज सोलर पॉन्ड परियोजना का नाम दिया गया है। यह परियोजना गुजरात डेयरी दुग्ध विकास निगम, गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी तथा टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस प्रकार की परियोजना बनाने वाला भारत विश्व का पहला देश है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना। सीएनजी क्या है? ये धरती के भीतर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन है। इसमें CH4 80% से 90% तक पाया जाता है। अच्छा और सस्ता ईंधन है। ये पेट्रोल डीजल की अपेक्षा 70% और 87% नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और 87% जैविक गैस उत्सर्जित करता है। सबसे कम प्रदूषण पैदा करता है। सीएनजी को जलाने के लिए 540 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान चाहिए होता है। नेचुरल गैस, देखो यह एक ज्वलनशील गैसीय मिश्रण है जिसमें अधिकांश हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसमें CH4 और C2H6 10% और CH4 85% है। प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन तथा अन्य अल्केन शामिल होते हैं। ये पेट्रोलियम प्रकार जिसमें कच्चे तेल के साथ मिला होता है। इसमें इम्प्योरिटी CO2, H2S और N2 शामिल होते हैं। इसका उपयोग आवासीय होता है, वाटर हीटर, चिमनी, कुकिंग गैस, कपड़ा सुखाने में होता है। नेचुरल गैस। बायोवेस्ट गैसीफायर एक ऐसा यंत्र है जो कार्बन युक्त पदार्थ के कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 में बदल देता है। इसी मिश्रण को सिनगैस कहा जाता है। यह प्रक्रिया हाई टेम्परेचर पर H2 और वाष्प संपन्न होती है शंकुआकार बर्तन में, जिसमें कृषिगत कचरा होता है। बायोगैस हो गया। बायोगैस का उत्पादन गोबर गैस से होता है। इसमें मेथेनोजन की भूमिका होती है। इसमें मीथेन, CO2, H2O, CO2, N2, H2S, CO2 आदि गैसें होती है। इसमें मिथाइल की 60% अंश होता है। इसके आंतरिक उत्पाद का उपयोग जैविक खाद्य में किया जाता है। N2 भरपूर होता है। CH4 55%, उसके बाद CO2 35%, N2 H2 2.4 और 7.4% होते हैं। लिक्विड पेट्रोलियम LPG, इसमें मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। भारत में LPG में ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है। 50 kg इसका है कैलोरी माना जाता है। इसे पता लगाने में इसमें जो है इसका पता लगाने के लिए इसमें इथिल मर्केप्टन मिलाया जाता है। रिसाव का पता लगाने के लिए मर्केप्टन मिलाया जाता है। C2H5SH कुकिंग तथा मोटर में उपयोग होता है।
जियोथर्मल एनर्जी गर्म जल के रूप में बह रहे तापीय सतही जल तथा धाराओं और गर्म झरने से टरबाइन को चलाकर तापीय संयंत्र चलाकर बिजली उत्पादन किया जाता है। ज्वालामुखी गीजर असंगरों महासागरों के निचले सतह की गर्म मीथेन भूताप ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। भारत का उत्तरी पश्चिमी हिमालय पर्वत श्रृंखला और पश्चिमी तक भूतापी क्षेत्र कहा जाता है। लद्दाख के पुग्गा घाटी में एक प्रयोगात्मक 1 केजी क्षमता वाली विद्युत परियोजना को मुर्गी पालन, मशरूम खेती तथा पश्मीना ऊन का संसाधन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी उद्योगों में अपेक्षाकृत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। ओटीईसी में समुद्री सतह से 1000 मीटर की गहराई तक से ऊर्जा अवशोषित की जाती है। भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश में समुद्री ताप 25% तक रहता है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ओटेक ऊर्जा के लिए सबसे उपयुक्त है। भारत में इस तरह का प्रयास तमिलनाडु के शेखरपट्टनम में किया गया, जो यूएसए के द्वारा प्रस्तावित है। दूसरा लक्षद्वीप में प्रस्तावित है। टाइडल एनर्जी समुद्री ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। ज्वार, समुद्र तापीय ऊर्जा रूपांतरण, समुद्री तरंगें, समुद्री धाराएं। भारत में ज्वारीय ऊर्जा संभावित स्थल है गुजरात की कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, पश्चिमी बंगाल में दुर्गानी तथा गंगा का डेल्टा, सुंदरवन। कार्बन ट्रेडिंग देखो, कार्बन ट्रेडिंग हो गया। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के बाद पूरी दुनिया के उद्योग के CO2 गैस के उत्सर्जन में कटौती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कार्बन क्रेडिट का प्रावधान किया गया। कार्बन क्रेडिट एक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए उन्हें मौद्रिक रूप देने का तरीका है। सर्वप्रथम सरकारी नियामक एजेंसी उद्योग के द्वारा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की सीमा तय की गई। यदि कोई उद्योग इकाई निर्धारित समय सीमा से कम कार्बन उत्सर्जित करता है तो उस उद्योग इकाई को कार्बन क्रेडिट मिलता है, जिससे बेचकर वह धन कमा सकती है तथा सीमा से अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाली प्रौद्योगिकी इकाई कार्बन क्रेडिट हासिल करने वाली औद्योगिक इकाई से कार्बन क्रेडिट खरीद सकती है। आदित्य बिरला ग्रुप की सीमेंट कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्री विश्व की पहली सीमेंट कंपनी बन गई है, जिसने अपने कार्बन क्रेडिट को यूरोप में बेचकर धन अर्जित किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति टन कार्बन क्रेडिट की कीमत $15 से $20 है। वर्तमान में आर्थिक विकास का ढांचा परंपरागत ऊर्जा संसाधनों पर निर्भर है। परंपरागत ऊर्जा संसाधन कोयला, पेट्रोलियम ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस गैस ने विश्व में तापमान को काफी बढ़ा दिया है। भविष्य में इसके गंभीर परिणाम की आशंका है। ऐसे में जब आर्थिक विकास को जारी रखना पूरे विश्व के, खासकर भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले विकासशील देश के लिए मजबूरी है, तो हमें ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोडीजल इत्यादि के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे हमारी दीर्घकालिक आवश्यकता पूरी होगी। वही आर्थिक विकास की अवधि अबाध गति से जारी रहेगा। पर्यावरण का संरक्षण कर अस्थायी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य को प्राप्त करना आज के विश्व का प्रमुख लक्ष्य है। इस दिशा में एक प्रमुख उपाय है हरित गृह गैस का उत्सर्जन कम करना, और इसी प्रयास के तहत कार्बन व्यापार एक अभिन्न संकल्पना है जो आज भी चर्चित है। अंतरा परिवर्तन कार्बन व्यापार एक भ्रामक शब्द है, जिसके तहत देश एक वैसी प्रौद्योगिकी या इकाई का व्यापार करते हैं जिसके तहत हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में निश्चित अंतराल में कमी लाई जा सकती है। कार्बन ट्रेडिंग नामकरण के पीछे का तर्क है कि CO2 प्रमुख हरित गृह गैस है और अन्य हरित गैसों को CO2 के समतुल्य मापा जाता है। ये व्यापार क्योटो प्रोटोकॉल और अन्य समझौतों के तहत किया जाता है, जिसके अनुसार विभिन्न देशों का उत्सर्जन क्योटो तथा किया जाता है। क्योटो कोटा तय किया जाता है, जिसके तहत वैसे देश जो तय मानक से अधिक उत्सर्जन करते हैं वे तय मानक से कम उत्सर्जन करने वाले देश से कार्बन प्रमाण पत्र खरीद सकते हैं तथा बदले में उन्हें धन या पर्यावरण मित्र स्वच्छ प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जा सकती है। कार्बन व्यापार में एक साथ कई चीजें शामिल है: प्रदूषण पर नियंत्रण कर अस्थायी विकास की दिशा में बढ़ने की जद्दोजहद, विकसित देशों की चालाकी और विकासशील और पिछड़े देशों की विवशता। विकसित देशों की चालाकी का अर्थ है कि कार्बन व्यापार को अपनाकर वे उत्सर्जन संबंधी अपने दायित्व से मुक्त हो जाती हैं। धन और बल पर वे अपने विकास की गति पर किसी भी अंकुश से मुक्त हो जाते हैं। दूसरी ओर विकासशील पिछड़े से धन की जरूरत के चलते अपने विकास से समझौता करने में विवश हो जाते हैं। लाभ और महत्व: कार्बन व्यापार से हरित गृह गैसों के उत्सर्जन और नियंत्रण में दिशा में प्रभावी सफलता मिलेगी, जिससे वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाया जा सकेगा। इससे गरीब और विकासशील देशों को धन और स्वच्छ प्रौद्योगिकी मिलेगी, जिससे वे अस्थायी विकास की ओर बढ़ सकेंगे। विकसित देश वन रोपण आदि के लिए धन प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे हरित गृह गैसों को सोख लेते हैं। भारत चीन जैसे देशों में वन रोपण की असीम संभावना है, जिससे स्वच्छ जंगल का विकास, जंगली जानवरों की प्राकृतिक आवास और भोजन, वनों उत्पाद और ईंधन की प्राप्ति होगी। कार्बन व्यापार से व्यापक संभावना बनाए हैं तथा ये तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र है। अनुमान है कि 2020 तक इसमें 150 अरब डॉलर कमाए जा सकते हैं।
भारत की स्थिति। कार्बन व्यापार भारत में भी प्रचलित हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र के एक कार्यक्रम के अनुसार भारत के 12 फर्मों को कार्बन व्यापार की अनुमति दी गई है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक कार्बन व्यापार में भारत का हिस्सा 10% तक संभावित है, जिससे प्रतिवर्ष भारत $100 मिलियन की प्राप्ति होगी। इस तरह वन रोपण के मामले में भारत खाली पड़े 15 लाख हेक्टेयर भूमि पर वन लगाकर काफी कमाई कर सकता है। इसकी हानि यह है कि कार्बन व्यापार विकसित देशों को उत्सर्जन पर रोक लगाने के संबंध में जिम्मेदारी से मुक्ति प्रदान करता है। विकासशील देश विकसित देशों के चंगुल में फंस सकते हैं। डॉलर का लालच उनकी विकास गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है। अंतराल परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के तहत विकासशील देश अपनी भूमि पर के वैसे वनों को हाथ नहीं लगा पाएंगे जिसे विकसित देशों ने खरीदा है। निष्कर्ष यह स्पष्ट है कि कार्बन व्यापार पर सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता है, अन्यथा विकसित और विकासशील देशों के बीच की खाई बरकरार ही रहेगी। हिग्स बोसोन कण और गॉड पार्टिकल। देखो, स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा से सटे सड़क में चल रहा बड़ा प्रयोग से जुड़े वैज्ञानिक ने 13 दिसंबर 2011 की घोषणा कर कहा कि हिग्स बोसोन था गॉड पार्टिकल को आंशिक झलक प्राप्त हुई है। वैज्ञानिक के द्वारा 2008 से ही स्विट्जरलैंड व फ्रांस की सीमा पर 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में अति सूक्ष्म कणों को आपस में टकराकर गॉड पार्टिकल को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा था। हिग्स बोसोन क्या है? ये एक ऐसा कण है जिसके बारे में वैज्ञानिक रूप से वैज्ञानिक जो सैद्धांतिक रूप से जानते हैं, किंतु वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं कर सके हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी अणु को द्रव्यमान इन्हीं के चलते मिलती है। यही वह अदृश्य और अज्ञात तत्व है जिसकी वजह से संस्कृति की संरचना संभव हो सकी है, यानी कि जिसके लिए गॉड पार्टिकल्स को उत्तरदायी माना जाता है। जब हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, उससे पहले सब कुछ हवा में तैर रहा था, किसी चीज का तय आकार या वजन नहीं था। जब हिग्स बोसोन भारी ऊर्जा लेकर आया तो सभी तत्व उसकी वजह से आपस में जुड़ने लगे और इसमें द्रव्यमान तथा आयतन पैदा हो गया। यदि हिग्स बोसोन की वजह से ही आकाशगंगा तारे उपग्रह बने। हिग्स बोसोन बहुत ही अस्थिर पार्टिकल्स है। वह इतना क्षण भंगुर था कि बिग बैंग के समय एक क्षण के लिए आया और सभी चीजों को आयतन देकर चला गया, तो उन्हें ही शुरुआती ब्रह्मांड में भारी कणों के द्रव्यमान के लिए उत्तरदायी माना जाता है। भौतिकी का मानक मॉडल इसके अस्तित्व का अनुमान लगाया गया। वर्तमान समय तक इस प्रकार के किसी भी कण के विद्यमान होने की कोई स्पष्ट सूचना नहीं मिली है। हिग्स बोसोन कणों के द्रव्यमान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। प्राय इसे अंतिम मूल कण माना जाता है। हिग्स बोसोन का नाम ब्रिटिश वैज्ञानिक पीटर हिग्स व भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया। पीटर हिग्स ने कहा था कि 1307 अरब साल पूर्व बिग बैंग स्फोट के दौरान किसी एजेंट ने कॉस्मोस का निर्माण किया और वर्ष 2008 में कहा कि हिग्स को बोसोन कणों के मिलने से फिजिक्स का एक मानक मॉड्यूल पूरा हो जाएगा, जो अल्बर्ट आइंस्टीन के हाथ कार्य से निकला है। 1964 में पहली बार 1964 में ग्रैंड गॉड पार्टिकल्स की अवधारणा रखी गई और इसी मानक अवधारणा के आधार पर समझा गया कि कैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स यूनिवर्स में काम करते हैं। इन गॉड पार्टिकल्स के बिना सारा मंडल विफल हो जाएगा, क्योंकि इसका जवाब ही नहीं मिलेगा कि मूल कणों में द्रव्यमान क्यों होता है। हालांकि वैज्ञानिक का कहना है कि किसी निर्णायक सबूत के लिए अभी और प्रयोग करने होंगे, क्योंकि सड़न में सुरंग बनाकर अति सूक्ष्म कणों को आपस में टकरा